हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सब लोग मजे में हो। मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर, और हम केमिकल बॉन्डिंग ही डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोवैलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग डिस्कस हो चुका है और उसके फैक्टर्स, लैटिस एंथैल्पी। उसके बाद अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। को मीन्स क्या है बताओ? जैसे कुछ स्टूडेंट कोएड स्कूल में पढ़ रहे हो। कोएड मीन्स जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं, शेयर करते हैं, सेम क्लासरूम को बॉयज और गर्ल्स शेयर करते हैं। ठीक है, और तुम्हें ये भी पता है शेयरिंग मीन्स केयरिंग है या नहीं है? तो कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे ही एक एटम दूसरे एटम का केयर करता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग है क्या? तो कोवैलेंट बॉन्डिंग इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 or more than 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होगा तो उसमें क्या होगा, या 2 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो उसमें क्या होगा, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये समझ आ गया? So the chemical bond between 2 atoms in which electrons in pairs are shared by both the participating atoms is called covalent bonding. तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे मैंने बताया 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो 2 से ज्यादा मीन्स अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो दैट विल मेक डबल बॉन्ड। अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे दैट विल मेक ट्रिपल बॉन्ड। ये देख सकते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड। 2 कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, डबल बॉन्ड। 2 नाइट्रोजन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। ये समझ आया? अच्छा, तो कोवैलेंट बॉन्ड को और दूसरे तरीके से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी डिस्कस करते हैं। तो ये इसको हम डिस्कस करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनता है अंडर अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है दैट इज सिंगल बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड है ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स। और जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड के अंदर सिग्मा होते हैं और पाई होते हैं। कितने सिग्मा कितने पाई? मल्टीपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बाकी सारे पाई। और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड वीकर होता है। चाहो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। जितने सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे सिग्मा बॉन्ड है, और मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा बाकी सारे पाई होंगे। हम उसको याद रखने के लिए ऐसे बोलते हैं एक जंगल में एक ही शेर होता है। क्या होता है? एक जंगल में एक ही शेर होता है। शेर मीन जो किंग होता है। तो ऐसे क्यों मैंने बोला? क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा वो एक ही एग्जिस्ट करेगा 2 एटम के बीच में। वीकर बॉन्ड एक से ज्यादा हो सकते हैं, वीकर बॉन्ड एक से ज्यादा हो सकते हैं। मान लो किसी जंगल में एक ही शेर है या एक ही टाइगर है, वो तो अपने आप को किंग ही बुलाएगा। मीन जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ये पॉइंट समझ आया बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट, लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? सपोज हम O2 की बात कर रहे हैं। O2 एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो वीडियो को चाहो तो 10th क्लास के स्टूडेंट भी रेफर कर सकते हो। तुम्हारा जो कोवैलेंट कार्बन कंपाउंड्स करके जो चैप्टर है उसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग डिस्कस होता है। और जो आयनिक बॉन्डिंग हम डिस्कस किए थे वो मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर में भी तुम लोग पढ़ते हो, है ना? तो यहाँ पे देखो और दोनों ऑक्सीजन है, और दोनों ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो शेयर हो रहा है, तो इसमें देखो 2 ऑक्सीजन बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो आप चाहो उसको ऐसे लिख सकते हो, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन रहे जिसको हम 2 लोन पेयर बोलते हैं। हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। सपोज हम वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और हर कोई हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो
समझ रहे हो। और उसके बाद ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत था, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की। आगे हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, मीन्स उसका डॉपलेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो उसका स्ट्रक्चर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। ऐसे चाहो आप, और कुछ मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूं तो उनका स्ट्रक्चर खुद से ट्राई करके देख लेना। C2H2 मीन्स इसमें ये होगा कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। और क्या, CO2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया CO2। तो ऐसे आप चाहो तो CH4 भी ले सकते हो, C2H6 भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या है, कोवैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द एटम। सपोज हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं या कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन में आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो और वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसका कोवैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, उसका कोवैलेंसी कितना हो गया, 4। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो उसके कोवैलेंसी कितना हो गया, 3। ये समझ है, ठीक है। कोवैलेंसी क्या समझ है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एटम, दैट इज नोन एज कोवैलेंसी। तो ये जो कोवैलेंसी होता है, इसमें वेरिएबल कोवैलेंसी एक टॉपिक है और मैक्सिमम कोवैलेंसी एक टॉपिक है। वेरिएबल कोवैलेंसी कहां पर होगा, कोवैलेंसी समझ है, वेरिएबल कोवैलेंसी कहां पर होगा। तुम्हें पता है कौन कौन सी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, S, P, D। जहां पर S और P ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और जहां पे D ऑर्बिटल आता है, D स्टैंड्स फॉर डेंजर। क्या समझे, D स्टैंड्स फॉर डेंजर मीन्स यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कई बार उससे अलग होता है, ये भी डेंजर जोन में आ गया, समझ रहे हो। तो D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, डेंजर जोन में आ जाता है। तो जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी एक्सपेक्ट करते हैं उससे कई बार अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है, तो जैसे देखो S और P, हाइड्रोजन ओनली S ऑर्बिटल यूज करता है, उसका वैलेंसी 1 है, उसका वेरिएबल वैलेंसी नहीं होगा। कार्बन S और P ऑर्बिटल यूज करता है, उसका वेरिएबल वैलेंसी नहीं होगा। जो जहां पे वेरिएबल वैलेंसी कहां पर होगा, सपोज हम सल्फर की बात कर रहे हैं, सल्फर H2S कितने वैलेंस हो गया, 2। अगर यहाँ पे SF4 ले रहे हो तो वैलेंसी यहाँ पे 2, और यहाँ पे वैलेंसी कितना हो गया, 4। और SF6 ले रहे हो, यहाँ पे वैलेंसी कितना हो गया, 6 हो गए। सिमिलरली अगर हम फास्फोरस की बात कर रहे हैं तो फास्फोरस में PCl3 वैलेंसी कितना है, 3। जब PCl5 बनाएगा तो वैलेंसी कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो मीन्स जहां पर D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है वहां पे वेरिएबल वैलेंसी होने का चांसेस होता है, वहां पर वेरिएबल वैलेंसी होने का चांसेस होता है। सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ वेरिएबल वैलेंसी। और जैसे सेकंड पीरियड एलिमेंट है, देखो इनका फिक्स्ड वैलेंसी होता है, इनका फिक्स्ड वैलेंसी होता है, तो फिर इनका वेरिएबल वैलेंसी नहीं होता। समझे। नेक्स्ट हो गया मैक्सिमम कोवैलेंसी। जैसे अभी बताया था हमने, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है ऑक्सीजन का, 3 है। मैक्सिमम कोवैलेंसी कब होगा, फॉर एग्जांपल H3O+, ऑक्सीजन 2 नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो प्लस चार्ज। NH4+ नाइट्रोजन, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है, मैक्सिमम कोवैलेंसी इक्वल टू 4। ऐसे नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो जैसे सल्फर है, यहाँ पे D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, D इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटरमोस्ट शेल में है, तो 6 है। क्लोरीन, यहाँ पे भी D ऑर्बिटल है, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट शेल में, 7 है।
तो तुम पूछोगे 7 कहाँ पर वैलेंसी होता है, कोवैलेंस होता है, तो आप ले सकते हो ClO4 माइनस, क्लोरीन का वहां पे मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है 7 है। SF4 सल्फर का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है 6 है। SO3 मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है 6 है। ओके, तो ये समझ आया मैक्सिमम कोवैलेंसी of an element may be defined as the maximum number of covalent bonds formed by that element, that is known as the maximum covalency। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे हम एक एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आ गया, व्हाट आर द फैक्टर्स फेवरिंग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे हम कुछ फैक्टर्स देखे थे जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर कर रहा था, लैटिस एंथैल्पी, लो आयोनेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी फैक्टर्स है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, हाई आयोनेशन एंथैल्पी। आयोनेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। अगर हाई आयोनेशन एंथैल्पी होगा, कोई भी एटम का टेंडेंसी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं सकते, और इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करने के लिए मेटल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मेटल है ही नहीं, तो ना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर मजबूरी से क्या करेंगे, शेयर करेंगे। मजबूरी से क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो अगर हाई आयोनेशन एंथैल्पी है तो फिर क्या होगा, सो दे कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स। ये हो गया हाई आयोनेशन एंथैल्पी का मीनिंग समझ आए। और ये हाई आयोनेशन एंथैल्पी किसका होता है, नॉन मेटल्स का होता है। और हमें पता है मेटल्स का लो आयोनेशन एंथैल्पी होता है। नेक्स्ट, इक्वल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस अफेक्शन, अट्रैक्शन। तो अगर दो एटम है, दोनों का ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, दोनों का ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आसपास में है, तो मींस दोनों का टेंडेंसी रहेगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे मींस कोई लूज नहीं कर पाएगा, फिर क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इक्वल इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज और या हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज किसका होता है, ये भी नॉन मेटल्स का होता है। सो नॉन मेटल्स आर सपोज टू मेक द कोवैलेंट बॉन्ड। ये दोनों पॉइंट समझ आए। हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो एटम के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन शेयर होना आसान होता है, और एटम के बीच में डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन शेयर मींस कैसे होगा, बाय द इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तभी जाके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, हाई न्यूक्लियर चार्ज और स्मॉल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होना चाहिए इन ऑर्डर टू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब आगे चलते हैं। इसमें देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 होगा, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 होगा, सो दोज हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड। 5, 6, 7 समझ लो कितने हैं, 5, 6, 7। और अगर किसी का 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा, उनका टेंडेंसी रहेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो मेटल्स होते हैं। और 5, 6, 7 मीन्स नॉन मेटल्स होते हैं। ये सारे पॉइंट वही घुमा फिरा के कहाँ पर आ रहा है, नॉन मेटल्स की तरफ ही आ रहा है, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर होगा तो क्या होगा, ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इक्वल होगा या फिर लेसर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद करो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या एक फैक्टर था, मोर द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स, मोर इज द टेंडेंसी फॉर ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टू अदर और वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर। अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगा या लेस होगा, फिर कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएंगे, और कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे फिर दोनों एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। समझे, दोनों एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग बनाएंगे, शेयर करेंगे। क्लियर। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और याद रखो आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक मेटल और एक नॉन मेटल होना जरूरी है, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दोनों नॉन मेटल होना जरूरी है, दोनों नॉन मेटल होना जरूरी है। अब चलते हैं आगे। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज हमने देखा ही था, अब कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट, आयोनिक कंपाउंड सारे कौन सी स्टेट में थे, सॉलिड स्टेट में थे, बट कोवैलेंट कंपाउंड जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो सॉलिड डायमंड हो गया, कार्बाइड डायमंड हो गया, और बोल सकते हो सिलिकॉन
कार्बाइड हो गया, कार्बोरेंडम, वो सब आगे किसमें, सॉलिड में। लिक्विड में वाटर है, अल्कोहल है, ये सारे लिक्विड है। गैस में तो भैया भरे हुए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गिनो वो भी कम है। मीन्स यहाँ पे फिजिकल स्टेट की अगर बात करें, कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड्स और कोई फिजिकल स्टेट में, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस भी किया। ठीक, अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये सॉलिड, लिक्विड, गैस होंगे, ऑब्वियसली इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड से काफ़ी कम होगा, काफ़ी कम होगा। लेकिन इसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड से भी बहुत ज़्यादा होता है, बट वो गिने चुने हैं। जैसे कार्बोरेंडम होता है, सिलिकॉन कार्बाइड या डायमंड, इनका मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। बट इन जनरल अगर बात करोगे, 100 में 1-2 कंपाउंड की हम बात नहीं करेंगे ना, हम ओवरऑल कंपाउंड की बात करेंगे। इन जनरल अगर बात करोगे तो फिर आयोनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे आयोनिक कंपाउंड में क्या था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स मोल्टन स्टेट है या एक्वियस सॉल्यूशन है, उनको कंडक्टर बनना ही बनना है, और सॉलिड स्टेट है, नॉन कंडक्टर बनना ही बनना है, वो फिक्स था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, ना कोई फ्री आयन है, ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, ना कोई फ्री आयन है। तो फिर इसमें जैसे ग्राफाइट है, ग्राफाइट भी कोवैलेंट है, बट वो क्या है, कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो ग्राफाइट के जो हेक्सागोनल लेयर्स होता है, तो 2 लेयर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, तो दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बट इसमें हम जनरलाइज नहीं कर सकते, बहुत ही कम होते हैं जो कंडक्टर होते हैं, इन जनरल नॉन कंडक्टर होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, सॉल्युबिलिटी इन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। बच्चे एक कॉमन पॉइंट्स है, कॉमन रूल है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, अनलाइक्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लाइक डिजोल्व्स लाइक एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, लाइक डिजोल्व्स लाइक, पोलर कंपाउंड में पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होगा, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होगा। वाटर पोलर है, वाटर में कौन से कंपाउंड सॉल्यूबल होगा, जो पोलर है, पोलर मीन्स कौन से होगा, अल्कोहल सॉल्यूबल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्यूबल होगा। नॉन पोलर कंपाउंड, मान लो हेक्सेन है, हेक्सेन में बेंजीन सॉल्यूबल होगा, टोल्यूइन सॉल्यूबल होगा। तो इसमें पोलर सॉल्वेंट में पोलर कंपाउंड, क्लियर। नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर कंपाउंड्स सॉल्युबल, लाइक डिजोल्व्स लाइक। नेक्स्ट, नीदर हार्ड नॉट ब्रिटिल। वो तो हार्ड था ही क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में है, और ब्रिटिल भी था। ब्रिटिल क्यों था, याद करो, उसमें अपोजिटली चार्ज आयन थे, उसमें अगर थोड़ा सा डिसऑर्डर होगा, आपस में स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होगा, तो फिर वो ब्रिटिल नेचर हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, कोई काटायन आयन है नहीं, तो ब्रिटिल नेचर क्यों होगा। और जनरली ये सॉफ्ट होते हैं, लेस हार्ड होते हैं, और नॉन ब्रिटिल नेचर होते हैं। ओके बच्चे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। उसमें आयोनिक रिएक्शन दे रहे थे, क्योंकि उसमें काटायन आयन था, आयोनिक रिएक्शन दे रहे थे। यहाँ पे तो कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, जो भी पार्टिसिपेट होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल को डिसोसिएट होने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म। ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आइसोमर क्या होता है, आइसोमर होता है कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये तो तुम लोगों ने काफी पहले से पढ़ के आ रहे हो। मान लो हम C5H12 की बात कर रहे हैं, तो इनके अगर आइसोमर देखोगे, ये देखो स्ट्रेट हो गया है ना, N-पेंटेन, ये हो गया आइसोपेंटेन, ये हो गया नियोपेंटेन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये क्या है, सारे कोवैलेंट कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड मींस ऑब्वियसली ये सारे कोवैलेंट कंपाउंड है, तो आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तुम्हारे सामने ही ऐसे। और आइसोमेरिज्म बात करोगे, उसमें तो बुक्स लिखे गए हैं आइसोमेरिज्म के ऊपर, तो ये काफी वास्ट टॉपिक है। ये समझ आया। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। अगर किसी को थोड़ा सा नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे जाओ, फिर उसको दोबारा देख लो, सारी चीज समझ आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्या है, अगर कंपेयर करेंगे, ठीक है, तुम फिर यही सोचोगे कि आयोनिक कंपाउंड के बारे में बीच में बोल रहा था, अगर कंपेयर करोगे तो आसान रहेगा आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड को याद रखना। तो कैसे कंपेयर करोगे, फर्स्ट तो फिजिकल स्टेट है, तो फिजिकल स्टेट आयोनिक में क्या था, सारे सॉलिड, और कोवेलेंट में क्या है, ये तो भैया सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सब में प्रेजेंट होते हैं, है ना। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इनका तो आयोनिक क्रिस्टल होते हैं, और उसमें भी कुछ क्रिस्टल होते हैं, जैसे मैंने बताया था, अब मान लो डायमंड है, उसका भी क्रिस्टल है, और अगर ग्राफाइट की बात करें उसमें भी क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लेकिन बेटर जो आयोनिक क्रिस्टल है बेटर होता है, दैट इज फॉर द आयोनिक कंपाउंड। हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस किसका ज्यादा होगा, आयोनिक का ज्यादा होगा और कोवेलेंट का कम होगा, हार्डनेस और ब्रिटलनेस। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्शन, आयोनिक कंपाउंड आयोनिक रिएक्शन और कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड का बहुत ही ज्यादा हाई होता है और ये लो होता है, ठीक। तो soluble in polar and non-polar solvent, ionic compounds are always soluble in the polar solvent, okay, and less soluble or insoluble in the non-polar solvent। बट यहाँ पे क्या है, अगर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है पोलर सॉल्वेंट में होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयोनिक कंपाउंड, जैसे अभी मैंने थोड़े टाइम पहले बताया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या था, आयोनिक कंपाउंड आर कंडक्टर इन द एक्वियस फॉर्म और इन द मोल्टेन स्टेट, और कोवेलेंट कंपाउंड कंडक्टर ही होना कोई जरूरी नहीं है, कुछ गिने चुने होते हैं कंडक्टर होते हैं, अदरवाइज कोवेलेंट कंपाउंड नॉन कंडक्टर, ठीक है। जैसे प्लास्टिक है, ये भी जो प्लास्टिक में पकड़ा हुआ है, या तुम जो भी स्विचेस देख रहे हो, वायर्स देख रहे हो, सारे तो कोवेलेंट है या नहीं है। तुम जो पेन लिख रहे हो, जिस पेन से तुम लिख रहे हो या पेंसिल से लिख रहे हो, तो सब में, पेंसिल में तो खैर ग्राफाइट होता है, ठीक है, जो पेन से लिख रहे हो वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक मीन्स वो भी कोवेलेंट है। तो क्या है, कंडक्टर है नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर होता है। तुम जो शूज पहने हो, जो स्लीपर्स होते हैं, वो भी क्या है, प्लास्टिक है, सो दैट इज ऑल्सो नॉन कंडक्टर। नेचर ऑफ बॉन्ड्स, तो नेचर ऑफ बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होते हैं जो कि अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में बनते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड में कौन से बॉन्ड होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये समझ है, तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस किए। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, उसका लुईस स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद फिर हमने क्या डिस्कस किया था, कोवेलेंट कंपाउंड कौन कौन सी फैक्टर फेवर करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड बनाने के लिए, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, और नेक्स्ट क्या था, कंपैरिजन बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो कंपैरिजन में ओवरऑल यही याद रखोगे, मेटल नॉन मेटल आयोनिक, नॉन मेटल कोवेलेंट। फिर सोचोगे मेटल के बीच में कोई बॉन्ड होता है क्या, मेटल के बीच में मेटलिक बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हो गए, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप ये जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये तुम्हारे काम में आ रहा होगा और तुम लोग इसको ध्यान से देख रहे हो। फिर भी अगर कहीं पे तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक को और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है तो जरूर कमेंट में लिखना। ओके बच्चों, वेरी ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।